CE206 Unit 12 Pile Foundation. Pile Foundation are used under the following conditions. कि पाइल फाउंडेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और पाइल फाउंडेशन किन कंडीशंस में बनाई जाती है उसके बारे में ये 5 बिंदु हमको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला है व्हेन हैवी लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड, कि अगर ये मान लो हमको बहुत अधिक जो हैवी लोड आ रहा है उसको अगर ट्रांसफर करना है हमको जमीन में, तो उस केस में हमको पाइल फाउंडेशन बनाना आवश्यक रहता है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल इज नॉट गुड, जहां पर बियरिंग कैपेसिटी हैवी लोड भी आ रहा है और बियरिंग कैपेसिटी हमको टॉप लेयर्स में नहीं मिल रही है, तो उस केस में हमको और डीप जाना होगा और डीप जाने के लिए पाइल फाउंडेशन इज द बेटर ऑप्शन। थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई। यदि ग्राउंड वाटर टेबल हाई है तो नेचुरली हम ये जानते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी काफी अफेक्टेड होती है ग्राउंड वाटर के प्रेजेंस में। तो उस केस में यदि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई है और हैवी लोड आ रहा है तो उस केस में भी हमारे लिए पाइल फाउंडेशन ज्यादा उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस इन ग्राउंड वाटर टेबल। यदि ग्राउंड वाटर टेबल का जो है वह लेवल डाउन और राइज वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो उस केस में भी चूंकि उस फ्रिक्वेंट राइज एंड फॉल से बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और उस कारण से दूसरे स्ट्रेसेस भी उसमें डेवलप होती हैं, तो उनके कारण से भी हमारे शैलो फाउंडेशन उपयुक्त नहीं रहती है। और लास्ट है इफ स्ट्रक्चर इज नियर टू सी और रिवर, जहां पर अगर मान लो सपोज हमको समुद्र के किनारे या नदी के किनारे हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो निश्चित तौर पर उसके पास की जमीन हमारी लूज सॉइल होगी, सॉफ्ट होगी, तो उन जगहों पर स्प्रेड फुटिंग या किसी भी तरह की कोई शैलो फाउंडेशन हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहती है। तो ऐसी जगहों पर वहां पर यह पाइल फाउंडेशन ही सबसे अधिक उपयुक्त मेथड है। अब नाउ हम पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ पाइल्स। तो पाइल्स को हम जनरली 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, के उसके फंक्शन के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा होता है उसका मटेरियल यूज पर और कंपोजिशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार की पाइल्स होती है। सबसे पहले है एंड बियरिंग पाइल्स, घर्षण पाइल, शीट पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल, टेंशन और अपलिफ्ट पाइल और एंकर पाइल। तो सबसे पहले हम एंड बियरिंग पाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड बियरिंग पाइल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड थ्रू सॉफ्ट सॉइल टू ए सुटेबल बियरिंग स्ट्रेटा। कि एंड बियरिंग पाइल्स ये होती है कि हम जहां पर हमको इस जगह ऐसा होता है कि जहां पर हमको कुछ डेप्थ पर हमको अच्छी बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, तो वहां पर हम इस एंड बियरिंग पाइल्स को यूज करते हैं। और एंड बियरिंग पाइल्स को यूज करने के लिए पाइल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे मटेरियल के आधार पर। तो इनको यहाँ पर हम उसको पाइल्स को ड्राइव करते हैं जमीन के अंदर, और तब तक ड्राइव करते हैं जब तक कि उसका टो सिरा, जो निचला वाला सिरा है, वह अब धंसने में काफी अधिक रेजिस्टेंस हो रहा हो। तो उस जगह पर हम ये मानकर चलते हैं कि वहां पर बियरिंग कैपेसिटी अच्छी आ गई है, बियरिंग स्ट्रेटा अच्छा आ गया है, तो वहां पर उस जगह पर बियरिंग पाइल्स, तो डायरेक्टली जो बियरिंग पाइल्स होती है वह जो आने वाला हैवी लोड है वो डायरेक्टली उस स्ट्रेटा पर ट्रांसफर कर देता है, ताकि उसमें कि वह बियरिंग पाइल इसलिए कहलाती है। सेकंड होता है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड्स टू ए डेप्थ ऑफ फ्रिक्शन लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल्स। कि कई बार क्या होता है कि हम जब पाइल्स को हम ड्राइव करते हैं, तो चूंकि उसमें पाइल के सरफेस स्किन्स जो होती है उसमें और जो सॉइल होती है, सराउंडेड सॉइल, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो यदि वो फ्रिक्शन बहुत अधिक है तो उस केस में फ्रिक्शन पाइल्स हमारे आवश्यक नहीं है उसका निचला सिरा किसी अच्छे बियरिंग स्ट्रेटा पर ही टिके, वह कम बियरिंग स्ट्रेटा पर भी टिकने पर भी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन और सरफेस ऑफ द पाइल एंड द सराउंडेड सॉइल पार्टिकल्स, उस फ्रिक्शन के कारण से भी वह कहलाती है फ्रिक्शन पाइल। नाउ थर्ड वन होता है शीट पाइल। शीट पाइल आर यूज्ड एज ए रिटेनिंग वॉल, पुष्पा दीवार की तरह काम में लिया जाता है टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल प्रेशर ड्यू टू अर्थ और वाटर।
कि ये शीट पाइल एक्चुअली कोई लोड को सहन करने के लिए, वर्टिकल लोड को सहन करने के लिए शीट पाइल नहीं बनाई जाती है। शीट पाइल बनाई जाती है कि यदि मान लो सपोज हमको कहीं नदी किनारे अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर बनाना है या समुद्र किनारे कोई स्ट्रक्चर बनाना है और वहां पर फाउंडेशन अगर हम खोदते हैं तो वहां पर पानी आने की संभावना रहती है, तो उस जगह पर पानी को रोकने के लिए या मिट्टी को अगर ढालू है तो मिट्टी को रोकने के लिए हम वहां पर शीट पाइल का उपयोग करते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर को यह रेजिस्ट करती है। तो इसलिए यह एक तरह से ये रिटेनिंग वॉल की तरह कार्य करती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल आर यूज्ड टू कॉम्पैक्ट लूज ग्रेन्युलर सॉइल thus increasing their bearing capacity. These piles do not carry any load. कि यह जैसे नाम से ही है कि कॉम्पैक्शन पाइल कि यह केवल जो आसपास की जो नीचे जो है मिट्टी के कण है उनको वह लूज की जगह उसको कॉम्पैक्ट कर देती है। चूंकि अगर लूज है तो हम उसको इस पाइल को अगर ड्राइव करते हैं तो उस ड्रिवन के कारण से वह पाइल के जो ग्रेनुलर जो लूज पार्टिकल्स हैं सॉइल के वह आपस में क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने से उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने से उनकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस तरीके से इस कारण से इसको यह हम कॉम्पैक्शन पाइल कहते हैं। कि चूंकि हम ये जैसे जानते हैं कि कॉम्पैक्शन करने से उसमें वोइड्स कम हो जाते हैं और वोइड्स कम होने से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और डेंसिटी इंक्रीज होने से उसकी बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स। Anchor down the structure subjected to uplift due to hydrostatic pressure or due to overturning moment। यह टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स भी उन जगहों पर काम में ली जाती है कि यदि मान लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रही है, जनरली अंडर वाटर जो फाउंडेशन होती है उनके लिए यह टेंशन और अपलिफ्ट पाइल लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना अधिक होता है कि वह पाइल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। तो वह उस लिफ्ट को बचाने के लिए तो पाइल जो दूसरी या फाउंडेशन को लिफ्ट करता है, तो फाउंडेशन को लिफ्ट करने से बचाने के लिए हम यहाँ पर टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स का यूज करते हैं जो कि उस अपलिफ्ट प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देती है और इस कारण से वो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल रहता है। और लास्ट पाइल होती है एंकर पाइल्स। Anchor piles provide anchorage against horizontal pull from sheet piling or other pulling forces। कि यह एंकर पाइल जैसे नाम से ही है कि एंकरेज करने के लिए यह काम में ली जाती है। अब ये यहाँ पर ये मैंने एक बताया हुआ है कि जैसे यह फर्स्ट वाली इस तरीके की हार्ड स्ट्रेटा रॉक है नीचे, तो वहां तक हमने इसको ड्राइव कर दिया है, तो यह इसलिए यह कहलाती है हमारी एंड बियरिंग पाइल्स। और यह हार्ड स्ट्रेटा नीचे नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण से यह पाइल फ्रिक्शन पाइल कहलाती है। और नेक्स्ट है ये आपकी कॉम्पैक्शन पाइल। कि कॉम्पैक्शन पाइल हमने किया तो आसपास के सराउंडिंग जो सॉइल पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्ट हो गए और इस कारण से यह अपनी जगह पर स्थिर है। नाउ नेक्स्ट ये हमारे 5वें नंबर का है जो टेंशन और अपलिफ्ट पाइल। कि ये पाइल्स को ऊपर अपलिफ्ट करने से, क्योंकि यहाँ पर ये अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है और अपलिफ्ट प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यह टेंशन पाइल लगाई, जो कि ये एरो बताया हुआ है कि यानी कि ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। और शीट पाइल इस तरह की ये यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर वाटर है, पानी है, तो यहाँ पर ये शीट पाइल लगा दी और इसको शीट पाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बैटर पाइल लगा दिए जाते हैं ताकि इसको ये अपनी जगह पर स्थिर रखे। और इसी तरीके से यह काम भी एंकर पाइल का भी यही होता है कि यह एंकर पाइल इन जो फाउंडेशन है उसको एंकरेज करके रखा हुआ है, यानी बांध के रखा हुआ है। तो इस तरीके से यह हमारी एज पर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड कंपोजिशन। इसमें 4 प्रकार की पाइल्स होती हैं: कंक्रीट पाइल्स, टिम्बर पाइल्स, स्टील पाइल्स और कंपोजिट पाइल्स। कंक्रीट पाइल को वापस हम 2 पार्ट में हम सब डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं: प्रीकास्ट पाइल एंड कास्ट इन सीटू, जिसको हम कहते हैं तत्स्थानिक पाइल। और इसी तरीके से कंपोजिट पाइल भी 2 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं: कंक्रीट एंड टिम्बर एंड कंक्रीट एंड स्टील। अब सबसे पहले कंक्रीट पाइल प्रीकास्ट पाइल्स। Precast piles are used for a maximum design load of about 800 kilonewton
they must be reinforced. They require large space for casting and storage and heavy equipments for handling and driving. जो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स होती है उनको हम कहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं, कहीं उनका कास्टिंग करते हैं, और निश्चित तौर पर ये पाइल्स काफी हैवी स्ट्रक्चर होता है और उसको कास्ट करने के लिए भी हमको बहुत अच्छी जगह चाहिए और हमको वहां पर वो उसको फिर वापस वहां से कास्टिंग और स्टोरेज करने के पश्चात जहां पर हमको साइट पर ले जाने के लिए भी हैवी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता रहती है, जो कि वहां से ट्रांसपोर्ट करके ले जाए और फिर उसको अपने नियत स्थान पर ड्राइव करने के लिए भी हमको हैवी लिफ्ट, क्रेन्स और इस तरह की पूरी मशीनरी चाहिए होती है। तो यह वहां पर काम में लेने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ये मशीनरी और इस तरीके से ये प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स कहलाती हैं। अब इस प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स की जो कुछ थोड़ी बहुत हम डिसएडवांटेज कहते हैं कि उसको कास्टिंग करने के लिए भी और स्टोरेज करने के लिए भी और फिर हैंडलिंग के लिए भी और ड्राइविंग के लिए भी काफी अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है, तो थोड़ा बहुत इस पे कंपेंसेट हो सकता है कास्ट इन सिटू पाइल में। Cast in situ piles are used for a maximum design load of 750 kilonewton. These piles are driven piles या board piles. The common types are Raymond standard pile, Raymond step taper pile, Union metal pile, MacArthur compressed uncased pile, MacArthur cast pile, Frankie standard pile। ये एक्चुअली कास्ट इन सीटू पाइल्स जो होती है, जहां पर जो भी हमारा साइट होती है जहां पर हमको पाइल फाउंडेशन बनानी है वहीं पर ही इनको कास्टिंग की जाती है। और कास्टिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक ड्रिवन पाइल एंड दूसरा होता है बोर्ड पाइल। ड्रिवन पाइल में क्या होता है कि एक मेटेलिक पाइप उसमें पहले जमीन के अंदर ड्राइव किया जाता है बाय हैमरिंग। हेवी हैमर्स होते हैं, उनके सहायता से इसमें जमीन में पाइप ड्राइव किए जाते हैं। और पाइप ड्राइव करने के बाद फिर पाइप में ड्राइव करने के बाद भी ड्रिवन पाइप में भी दो तरीके होते हैं कि एक होता है कैस्ड और अनकेस्ड। कैस्ड में ये होता है कि जो पाइप हमने ड्राइव किया है, अंदर डाला है, उस पाइप को बाहर नहीं निकाला जाता है, तो वो कैस्ड पाइप कहलाती है। और उसमें यदि बाहर निकाल दिया जाता है और जो होल बचा रहता है उसमें कंक्रीटिंग की जाती है तो वह हमारा अनकेस्ड पाइप कहलाता है। तो सबसे पहले जहां पर भी नियत स्थान पर हमको कास्ट इन सीटू पाइल ड्राइव करनी है तो वहां पर पहले सबसे पहले पाइप जो होते हैं वह पाइप जो भी जिस भी डायमीटर की जो पाइल होती है उस डायमीटर का पाइप हम वहां पर ड्राइव करते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम कंक्रीट मिक्स करते हैं, डालते हैं। और उसके बाद जब ये और अगर डेप्थ हमको इंक्रीज करनी है तो पाइप को आगे और उसका एक्सटेंशन पाइप हम जोड़ देते हैं और उसको पुनः ड्राइव करते हैं। इस तरीके से एडवांसिंग हम करते चले जाते हैं, नीचे की तरफ नीचे उतरते चले जाते हैं और जहां तक कि हमको मिल जाता है कि अब यहाँ पर जो आने वाला लोड है वह आने वाला लोड यह पाइप द्वारा बियर कर लिया जाएगा, वहां पर हम इस पाइप को उस डेप्थ तक हम ड्राइव करते हैं। सेकंड होती है बोर्ड पाइल्स। बोर्ड पाइल्स में एक होल पहले बोरिंग मशीन से उसमें होल बनाया जाता है जमीन में और उसके बाद उसमें कंक्रीटिंग की जाती है। अब ये विभिन्न जो है इस तरह की जो कास्ट इन सीटू जो है उनके अपने जो इस कंपनीज है उनके हिसाब से उन्होंने अपने उनका के नाम दिए हुए हैं और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है कि रेमंड स्टैंडर्ड पाइल, रेमंड स्टेप टेपर पाइल या यूनियन मेटल पाइल, मैकआर्थर कंप्रेस्ड अनकेस्ड पाइल, मैकआर्थर केस्ड पाइल और फ्रैंकी स्टैंडर्ड पाइल। इनका जो टो होता है वो जनरली टो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसका इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब नाउ सेकंड होता है टिम्बर पाइल्स। टिम्बर पाइल्स हैव स्मॉल बियरिंग कैपेसिटी एंड आर नॉट permanent unless treated. They are prone to hard damage by hard driving. टिम्बर पाइल हमारी अच्छी बियरिंग कैपेसिटी की नहीं होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पाइलिंग, लेकिन ये होती है अच्छा इसको भी काम में लेने से पहले हमको इसको ट्रीट करना पड़ता है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में यदि हम बात करें तो टिम्बर पाइल रेयरली यूज, क्योंकि
पुराने जमाने में जब कंक्रीट का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उस केस में हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए या नदी किनारे या जहां पर जल स्रोत है या पानी है, वहां पर यदि कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाना था तो उन केसेस पर वहां पर टिम्बर पाइल्स ही यूज की गई। लेकिन उसको टिम्बर पाइल को यूज करने से पहले टिम्बर का ट्रीटमेंट होना आवश्यक है, ताकि उसके ऊपर दीमक या उसका नमी का प्रभाव नहीं पड़े। और इसके बाद जब इसको ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करने से भी उसका जो हेड होता है, ऊपर का जो सिरा होता है जहां पर हैमर की चोट पड़ती है, वह भी डैमेज होने की संभावना रहती है। तो उसमें भी मेटल कॉलर लगा के फिर उसको करते हैं। वो प्रिकॉशंस फिर भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू कंक्रीट पाइल इट इज नॉट मच बेटर। नाउ थर्ड होता है स्टील पाइल्स। स्टील पाइल्स used as long piles with high bearing capacity, they are rarely used since their cost is very high। जहां पर हमको बहुत डीपली हमको अगर मान लो पाइल को ले जाना है, तो उन जगहों पर कंक्रीट पाइल भी हमारे लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती है जितनी कि स्टील पाइल्स होती है, क्योंकि स्टील पाइल्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय वेल्डिंग और बाय ज्वाइनिंग अदर पार्ट। तो उस केस में यह स्टील पाइल हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहती है। लेकिन चूंकि यह जो हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू कंक्रीट बढ़ती चली जाएगी, इसलिए को बहुत हैवी हो जाती है इसकी कॉस्ट। और ये लेकिन फिर भी इसकी बियरिंग कैपेसिटी हाई होती है, तो एक्सक्लूसिवली स्टील पाइल काम में नहीं लेकर कंपोजिट पाइल में हम इसको काम में लेते हैं। अब नाउ नेक्स्ट होता है कंपोजिट पाइल्स। कंपोजिट पाइल्स आर सुटेबल वेयर द अपर पार्ट ऑफ ए पाइल इज टू प्रोजेक्ट above the water table. Such a pile consists of a lower portion of timber and upper portion of concrete। अब जैसा मैंने बताया था कि कंपोजिट पाइल दो प्रकार की होती है, कंक्रीट एंड टिम्बर एंड कंक्रीट एंड स्टील। जहां पर वाटर टेबल हाई है वहां पर हम कंक्रीट एंड टिम्बर पाइल को काम में लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जहां पर वाटर पानी है, पानी की प्रेजेंस में नीचे की सॉइल सॉफ्ट होगी, तो उन जगहों पर हम टिम्बर पाइल नीचे काम में लेते हैं और ऊपर उसमें कंक्रीट की पाइल कर देते हैं, जहां पर के वाटर टेबल हमारी एक्सपोज हो रही है। तो उन जगहों पर क्योंकि पानी का प्रभाव और तो टिम्बर पर पड़ेगा और कंक्रीट का प्रभाव टिम्बर पर, उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा कंक्रीट के ऊपर, इस कारण से इस कंपोजिट पाइल को हम वहां पर काम में लेते हैं। और इन द अदर टाइप ऑफ कंपोजिट पाइल्स, स्टील पाइल्स आर attached to the lower end of cast in situ concrete pile. These are used where the required length of piles is greater than that available for the cast in situ type। कि यदि मान लो जहां पर हमको कास्ट इन सीटू हम कंक्रीट पाइल बना रहे हैं और वहां पर हमको अधिक डेप्थ तक उस पाइल को ले जाने की आवश्यकता है, तो कास्ट इन सीटू पाइल हमारे लिए वो उतना इजी नहीं रहेगा। तो उस केस में हम नीचे पोर्शन पर स्टील पाइल हम अटैच कर देते हैं और ऊपर की पाइल जो हमारी होती है कास्ट इन सीटू पाइल होती है। तो जहां पर हमको ग्रेटर डेप्थ या लेंथ चाहिए हमको पाइल की, तो वहां पर हम ये कंपोजिट पाइल में कंक्रीट एंड स्टील पाइल काम में लेते हैं। अब द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी पाइल की, वो हमारे पास निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। जनरली इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, स्टैटिक फॉर्मूला और डायनामिक फॉर्मूला। डायनामिक फॉर्मूला में इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला एंड हिलेस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फॉर्मूला हम देखते हैं। स्टैटिक फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन assumptions that the ultimate bearing capacity QF of a pile is the sum of the total ultimate skin friction RF and the total ultimate and bearing resistance RP। यानी कि जो ultimate bearing capacity QF है वह फ्रिक्शन अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन और टोटल अल्टीमेट एंड bearing resistance का योग होता है। तो यहां पर ये QF इज इक्वल टू RF प्लस RP, और RF इज इक्वल टू होता है AS इंटू LF RF, और आरपी होता है एपी इंटू आरपी, जहां पर एएस होता है सरफेस एरिया ऑफ पाइल अपॉन विच स्किन फ्रिक्शन एक्स, कि जितने उस पाइल के एरिया के ऊपर स्किन फ्रिक्शन कार्य कर रहा है
उतना एरिया हम कंसिडर करते हैं, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। एपी होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल ऑन विच बियरिंग रेजिस्टेंस एक्ट्स, कि बेयरिंग रेजिस्टेंस जितने एरिया के ऊपर एक्ट करता है वह एपी कहलाता है। आरएफ एवरेज स्किन फ्रिक्शन एंड आरपी टो रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं पाइल की। अब सेकंड फॉर्मूला होता है इंजीनियरिंग फॉर्मूला, इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला, QA इज इक्वल टू WHF S+C, जहां पर Q है अलाउएबल लोड, कि उस पर कितना लोड हम अलाउ कर रहे हैं। W है वेट ऑफ हैमर, क्योंकि हैमरिंग हमको जब ड्राइव करने के लिए हैमरिंग की जाती है, इनके ऊपर किसी भी तरह की पाइल हो तो उनको हैमरिंग की जाती है, तो उस पर जो हैमर होता है उसका वेट कितना होता है। H हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, कि उस हैमर को कितने ऊंचाई से उस पर गिराया गया है पाइल के ऊपर, वो उसका हाइट कहलाती है। F होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 6 लेते हैं, और C होता है एम्पेरिकल कांस्टेंट, और S होता है एवरेज पेनिट्रेशन सेंटीमीटर पर ब्लो। क्या हम जनरली जैसे मान लो सपोज हमने 20 ब्लो हमने काउंट किए है, और 20 ब्लो के अंदर कितना सेंटीमीटर वो पेनिट्रेट किया है, तो उसको हम डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो उससे पर ब्लो कितना सेंटीमीटर पेनिट्रेशन हुआ है वो उसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूले से भी हम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज होता है व्हीलेज फॉर्मूला, QF इज इक्वल टू ईटा H WH ईटा B डिवाइडेड बाय S+C/2। वहां पर क्या QF हमारा अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, के लोड कितना अल्टीमेट आ रहा है, वेट ऑफ हैमर W, H हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर, S एवरेज पेनिट्रेशन जो हमारे पहले वाले फॉर्मूले में था, सी द टोटल इलास्टिक कंप्रेशन, कि इसमें कितना टोटल कंप्रेशन होगा जब हैमरिंग होगी, तो और ईटा H होता है एफिशिएंसी ऑफ हैमर, और ईटा B होता है एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो, कि कितना एफिशिएंसी है। तो जनरली यह एफिशिएंसी हमारी 65 to 100 तक वेरी करती है। यह एफिशिएंसी कई दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही हमारे स्कोप के हिसाब से काफी है। थैंक यू।